हेलो दोस्तों, सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। आज हमारा जो डेट है, आज का जो न्यूज़ हम लेके आए हैं, आज का डेट हमारा है 10 अगस्त। ठीक है, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होगा उसके बारे में एनालिसिस करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसके बारे में बताऊँगा भी चीज़ें कि कौन कौन सब पॉइंट आप लिख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ें। आपको भी आगामी कोई भी एग्ज़ाम का मेंस देना चाहे, जैसे कि मान लीजिए आपका यूपीपीएस का मेंस है या यूपीएससी का मेंस है या बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो, कोई भी अगर मेंस का आप लिखते हैं या पीटी में भी चीज़ें हैं, पीटी से भी रिलेटेड आपको पॉइंट बताया जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट आपका जो है वो मेंस के लिए है। कुछ चीज़ें हैं, होता है कि आपको पीटी में अलग चीज़ की पॉइंट चाहिए और मेंस के लिए अलग। मेंस में आपको कौन सा पॉइंट ज़रूरी है, या आईएएस का मेंस आप दे रहे हो, वहाँ पे इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड टॉपिक हैं आज हमारे न्यूज़ में। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और मैं उन लोगों को बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कल हमारे क्या कहते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने शेयर किया है और उन्होंने बहुत ही हमें काफ़ी खुशी हुई है इस मामले को इस देखते हुए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि आप जितना हो सके आप इस शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। और जो भी इसलिए ये फ़ायदा होगा कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम ये तो मिलेगा कि कम से कम नोट किस तरह से बनाया जाए, और पेपर में जो है न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन जो न्यूज़ हम पढ़ उसमें कौन सा पॉइंट को हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको नोट करना है और किसको नोट नहीं करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यही है क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। न्यूज़ तो बहुत सारे रहते हैं, 10-12-13 पेज के होते हैं, 12-13 पेज, बहुत सारे पेज में आर्टिकल्स रहते हैं, न्यूज़ रहते हैं। तो कौन सा न्यूज़ पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं उसमें से कौन सा पॉइंट को नोट डाउन करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही है। तो इसी बात पे हमें चर्चा करना है चीज़ें को, और बताना भी है कि आपको कौन सा न्यूज़ को हाईलाइट करके रखना है पीटी के लिए भी और कौन मेंस के लिए, और जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है और से क्वेश्चन आए हैं और आने की संभावना भी है आगे, इस बात पर भी ध्यान देना। इसलिए वीडियो को अब जितना हो सके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में इसको जानकारी दें कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जा रहे हैं चीज़ें, और वो लोग जुड़ेंगे, जो तैयारी करने वाले हैं वो लोग जुड़ेंगे, फिर इसे वाकिफ होंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग हम स्टार्ट करते हैं आगे का चीज़ें, इसको बढ़ाते हुए चीज़ें। अगर बात करें कि कल जो घटनाक्रम हुआ है बिहार में, जो सत्ता हमारी चेंज हुई है उसके बारे में अगर बात करें तो ये सीएम जो हैं फिर वही बनेंगे। उसमें अगर बात करें तो उनका ये 8वीं बार शपथ लेंगे। ठीक है, आज के बारे में अगर शपथ लेंगे, आज उनकी ये 8वीं बार होगी, ये जो होगी वो 8वीं बार होगी लगातार 10 अगस्त 2022 से। इससे पहले उन्होंने 7 बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। ठीक है, इस बार को ध्यान देना है चीज़ें। आगे अगर बात करें तो ये न्यूज़ जो है हमारे 3-4 दिनों से चर्चा में चल रहा है। हमारा क्या था, मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा से पहले उसके आर्थिक आकलन करना जरूरी है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी रेवड़ियों पर रोक की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुफ्त के उपहार की घोषणा से उसके पहले आर्थिक प्रभाव का आकलन जरूरी है। याचिकाकर्ता ने बिना बजटीय प्रावधान के बिना ऐसी घोषणा करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों पर कि विशेषज्ञों की एक समिति बनाने की मांग किया गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि विशेषज्ञ समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर, सीएजी, नीति आयोग के सीईओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन और विधि आयोग के अध्यक्ष होना चाहिए। और मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा करने वाले दलों की मान्यता खत्म होनी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसमें वोटरों को लुभाने के लिए जो मुफ्त घोषणाएं करने वाले जो राजनीतिक दलों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की गई। याचिका में ये भी कहा गया है कि ऐसे दलों के चुनाव चिन्ह जब्त होना चाहिए और पार्टी की मान्यता खत्म हो, जिसकी और भी जो न्यूज़ है वो पेज नंबर 3 पर दिया हुआ, आगे का भी हम लोग देखेंगे चीज़ें। और एक ये है कि आतंकवाद से मुक्त वादियों में लहराता तिरंगा दे रहा राष्ट्र प्रेम का संदेश दे रहा है। और एक ये संदेश दे रहा है तो इस बात को भी जानेंगे, क्योंकि याद होगा आपको कि 2019 में हमारा 370 जो है के बारे में हटाया गया था। इसके बारे में न्यूज़ है ये कि अनुच्छेद 370 से स्वतंत्रता की तीसरी वर्षगांठ मनाने के बाद अब हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने से वादियों में लहराते तिरंगे सुखद शांति और राष्ट्र प्रेम का एहसास करा रहे हैं। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है जिसमें जो है युवा भी तिरंगा लेकर शामिल है। जिनके हाथों में कभी पत्थर होते थे वो कश्मीर का भविष्य अब उज्ज्वल है। इस बात में बात करें तो
इसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मनाया जा रहा है। 3 साल पहले तक जो अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों के यहाँ लोगों की देशभक्ति को बंदूकों में समाये रखते थे, लेकिन अब वो बदल गए हैं, चीज़ों को सही चेंज हुआ है। उसी के बीच में एक और है कि भारत चीन की वायु सेनाओं के बीच शुरू होगी टैगलाइन, मतलब शुरू होगी हॉटलाइन। क्या शुरू होगी? भारत और चीन के बीच तो शुरू होगी हॉटलाइन। ये हॉटलाइन है क्या, तो इसके बारे में समझें कि वास्तविक नियंत्रण पर परिस्थिति से रोकने और किसी मुद्दे पर सीधे संवाद के लिए भारत और चीन की वायु सेनाओं के बीच, कौन सा सेना? वायु सेना, याद रखना है, वायु सेना के बीच जो है सो हॉटलाइन स्थापित करने की संभावना है। ये है क्या? तो स्थिति बिगड़ने से रोकने और सीधे संवाद के लिए हो रहा है इस पर विचार, और पूर्वी लद्दाख जो है सेक्टर में सहमति का उल्लंघन कर रहा चीनी वायुसेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हॉटलाइन जो सेवा है क्या ये? तो इसके बारे में नोट करके रखना है, हॉटलाइन सेवा है क्या। ये यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या बीपीएससी के प्री में पूछा जाता है, या आपको आंसर में भी अगर ना हो तो ये सेवा किस तरह से काम करती है। अगर आईआर से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, बीपीएससी के पेपर सेकंड में, या मान लीजिए यूपीएससी के पेपर सेकंड में भी ये चीज़ें हैं। इस चीज़ को आगे धीरे धीरे मैं इस पर चर्चा भी करूँगा कि आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे आने वाले मैं ये भी चर्चा करूँगा, ठीक है। तो इस बार भी ध्यान देना है चीज़ों को, जो यूपीएससी भी दे रहे हैं, जो बीपीएससी मेंस दे रहे हैं, बीपीएससी पीटी दे रहे हैं, जो भी या यूपीपीएससी का पीटी मेंस दे रहे हैं। तो हॉटलाइन सेवा होता क्या है, इस बात पर अगर चर्चा करें तो हॉटलाइन सेवा, जो हॉटलाइन एक खास तरह की संचार सेवा है। इसमें अलग अलग देशों के 2 टेलीफोन आपस में जुड़े होते हैं। इसे संवाद का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। इसके जरिए 2 देशों के प्रतिनिधि जो हैं सीधे संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें फ़ोन नंबर नहीं होता है, रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ फ़ोन लग जाता है। ये हॉटलाइन सेवा होती है। चलिए हम लोग आगे फिर नेक्स्ट न्यूज़, क्योंकि आगे इसमें पॉलिटिकल्स भी न्यूज़ है, इसमें नहीं देखना है। एक ये है, उर्दू, असमी और मलयालम में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। AICTE की एक नई बहुत अच्छी पहल है, इसमें कह सकते हैं। इसमें जो है सो 9 भारतीय भाषाओं में हुआ तो कोर्स तैयार किया जा रहा है। 9 भारतीय भाषाओं में, कितना? 9। इसमें आपको क्या हुआ है तो उर्दू, असमी और मलयालम भी जो है सो में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। बात करें क्या क्या है इसमें, कुछ खुलासा करें। मातृभाषा में पढ़ाई की पहल अब विस्तार से होने लगी। हिंदी, मराठी और तमिल जैसी कुछ चुनिंदा भारतीय भाषाओं में शुरू हो गई हुई इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब जल्द ही सभी भारतीय भाषाओं में शुरू होगी। AICTE इसके लिए एक विशेष मुहिम शुरू किया है। इसके तहत इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब जल्द ही उर्दू, असमी और मलयालम में भी होगा। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले बिहार में एक NIT था जो हिंदी में सेट किया है, तो इसके बाद अब यहाँ भी AICTE ने वहाँ से भी मान्यता दे दिया है, उर्दू, असमिया और मलयालम के में जो है इस भाषा में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा कदम है ये। AICTE ने इस दौरान भारतीय भाषा में तैयार होने वाले इंजीनियरिंग की इन किताबों को उस राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों को मुहैया कराने की योजना बनाई है। आगे बात करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है कि यूट्यूब एनक्लेव का निर्माण पर्यावरण नियमों में फंस गया है। इसमें हुआ क्या, तो SEIAA ने CPWE के प्रस्ताव को 8 महीने बाद नहीं स्वीकृति प्रदान किया गया है, और प्रस्ताव की समीक्षा के लिए SEC ने गठित की समिति साइट का दौरा पर्यावरण नियम कौन करेगा, पर्यावरण नियमों की करेगी समीक्षा। इससे क्या है तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति राज्यों की वित्तीय सेहत के लिए खराब है। ये नायडू जो है उपराष्ट्रपति राज्यों उनका ये कहना है। उनका कहना, नायडू साहब ने कहा है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा लोकलुभावन जो घोषणाएं हैं राज्यों की वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की घोषणाएं से कई राज्यों का वित्तीय स्थिति खराब हुई है, जो है सो खराब हुई है। TRS ने भी कहा है कि समाज के गरीब वर्ग का कल्याण मुफ्त की रेवड़ी नहीं आप भी कर चुकी हैं समर्थन। तो पार्टी का कहने का मतलब है, तो इस बात को समझना है। और पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह भी क्या कहते हैं वित्त आयोग के बारे में कहा। उनको कहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्छ NK सिंह ने दिल्ली में एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 19 अप्रैल 2022 को एक भाषण में मुफ्त रेडियो को मतलब जो मुफ्त रेवड़ियों के बारे में उन्होंने उसको गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 293 का 3 क्लॉज 3 और 4 का पालन किए बगैर और भारत सरकार का उन पर ऋण बकाया होने के बावजूद पैसा उधार ले रही है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना चाहिए और राज्यों के लिए कर्ज सुविधा में क्रेडिट रेटिंग प्रणाली शुरू होनी चाहिए। तो ये उनका कहना था। और आपका अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर मोदी ने स्वतंत्रता, जो PM हैं उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है।
तो इसमें है क्या कि अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को भारत तो है, तो उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेकर आया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिस निर्णायक अभियान 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में महात्मा गांधी के आह्वान करो या मरो से शुरू किया गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन लोगों ने गांधी के आह्वान को हाथों हाथ लिया था। और ये भी इसमें चीज़ें हैं पढ़ने लायक। इसमें यह है महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए भारत छोड़ो आंदोलन की याद में आइए हम इस कीमतों को कभी न भूलें जो हमारे लाखों देशवासियों और महिलाओं ने भारत की आज़ादी के लिए चुकाई। हमें इसकी रक्षा का संकल्प करना चाहिए। भी चीज़ें हैं। आगे जब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, जो हम इस पर सब पॉलिटिकल इशू हैं, चीज़ें जो आपके सिविल सर्विस के लिहाज से उतना है। आगे अगर बात करें तो एक हमारे इसमें न्यूज आ रहा है कि कैसे सहेजे अमृत की बूंदें जब सरोवर ही तैयार नहीं। बहुत ही अच्छा है ये। इसमें चीज़ें कहा जा रहा है कि गिरते भूमिगत जल स्तर के संकट से जूझते अगर अमृत सरोवर जो है योजना जोर नहीं पकड़ पा रही, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो कारण ये है कि अगर बात करें जिले की सभी 690 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर विकसित होना है, लेकिन 475 ग्राम पंचायतों में तालाबों का चयन होना भी बाकी है। अमृत सरोवर जो है तैयार करने के लिए कम से कम 1 एकड़ क्षेत्रफल का तालाब होना चाहिए, लेकिन इतने क्षेत्रफल के तालाब नहीं मिल पा रहे हैं। ये भी एक समस्या है, प्रॉब्लम है। आगे है एक न्यूज है हमारा कि अंटार्कटिका के संरक्षण का प्रयास होना चाहिए, उसके लिए एक विधेयक पास किया गया है। इस विधेयक को आपको जरूर नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको ये पूर्ण इन्वायरमेंट का है और ये हो सकता है मेन से रिलेटेड आ जाएगा या पीटी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहा सबसे पहले अगर बात करें अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका है क्या, तो अंटार्कटिका जो है वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महादेश है। बर्फ से ढके होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको, तो अंटार्कटिका महादेश को याद रखना है। वर्तमान में भी अगर बात करें तो भारतीय अंटार्कटिका विधेयक को मंजूरी मिल गई है। यह विधेयक अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने, अंटार्कटिका संधि 1959 को प्रभावी बनाने तथा पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत पृथ्वी मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत क्या हुआ, तो अंतर्गत 10 सदस्यीय अंटार्कटिका समिति संशासन और पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन करने की सिफारिश करने के अलावा अंटार्कटिका जाने वाले भारतीयों की जिम्मेदारी तय करती है। इस बात को ध्यान है। अंटार्कटिका के संरक्षण और वहाँ के जीव जंतुओं के प्राकृतिक संसाधनों और वातावरण पर किसी भी प्रकार के गैर जरूरी हस्तक्षेप को रोकने के निमित्त भारत क्या किया है, तो भारत कितना गंभीर और संवेदनशील है यह विधेयक उसकी पुष्टि करती है। अंटार्कटिका जो बताया मैंने अभी कि अंटार्कटिका जो है दुनिया का 5वां सबसे क्या है, बड़ा देश है। बर्फ से ढके होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यद्यपि यह जो एक क्षेत्र है यह निर्जन क्षेत्र है, तथापि इसकी महत्ता कई रूपों में दृष्टिगोचर होती है। मानव बसावट और हस्तक्षेप से कोसों दूर इसके क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यंत उपयुक्त माने जाते हैं। और हालांकि अगर बात करें तो बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप की वजह से के कारण अंटार्कटिका की प्रकृति भी तेजी से बदलती जा रही है। इन सब से अंटार्कटिका के प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाकर वनों का संरक्षण कर अंटार्कटिका केवल वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोग करके हम इस महादेश को बचाने में अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। और अंटार्कटिका को बचाना धरती पर मानव अस्तित्व के लिए भी एक जरूरी कदम होगा। बहुत ही अच्छा है ये विधेयक जो लाया गया है, बहुत ही अच्छा ये है। एक और है कि धान की खेती का जो मोह वो छोड़े किसान। धान की खेती के बारे में एक हमारा आर्टिकल आया है, इस बारे में समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। तो खेती किसान जो है सो किसान भारत की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ आधार रहा है और इस पर ज़्यादा पानी खर्च होना स्वाभाविक है। मतलब जो फसल है इसमें ज़्यादा पानी खर्च होता है, तो लेकिन हमें यदि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो जल सुरक्षा की बात भी करनी होगी। दक्षिणी या पूर्वी भारत में अच्छी बरसात होती है, सो पारंपरिक रूप से वहीं धान की खेती होती थी। हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों का अधिकांश हिस्सा भूजल के मामले में डार्क जोन में बदल गया है। हालांकि हालात ऐसे हैं कि ज़मीन के सूखने के चलते अब रेगिस्तान की आहट उस तरफ बढ़ रही है। बात अगर पंजाब और हरियाणा की फिर करें तो क्या हुआ है कि या गंगा यमुना के दोआब के बीच बसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात हो, वेस्टर्न यूपी जो है, सदियों से यहाँ के समाज में भोजन में कभी चावल था ही नहीं, सो उसकी पैदावार भी जो है यहाँ नहीं होगी।
होती है। हरित क्रांति के नाम पर कतिपय रासायनिक खाद, दवा और बीज का कारोबार करने वाली कंपनियों ने बस जल की उपलब्धता देखी है। आगे बात करें, धान की खेती वाले इलाकों में रेगिस्तान की आहट का संकेत इसरो के एक अध्ययन में भी मिला है। शोध कहता है कि भारत की कुल 328.73 मिलियन जमीन में से 105 इंटू 0.15 मिलियन ज़मीन पर बंजर ने अपना जगह जमा लिया है, जबकि 82.18 जो मिलियन है हेक्टेयर ज़मीन रेगिस्तान में बदल रहा है, मतलब बदल रहा है धीरे। यह हमारे लिए चिंता की बात है और देश के 1/4 हिस्से पर आने वाले 100 वर्षों में मरुस्थल बनने का खतरा है। यदि हमें अपने अन्नपूर्ण प्रदेश को बचाना है तो इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेना होगा। ये बहुत ही अच्छा ये चीज़ें हैं। आगे कह रहा है कि हमारा इकोनॉमिक्स बिजनेस जो पेज है इसमें है कि सिर्फ 4 राज्य ही हैं जो 60% से अधिक निर्यात कर रहे हैं, जिसमें कि अगर बात करें तो देश को विकसित बनाने के लिए निर्यात में बढ़ोतरी सबसे ज़रूरी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सिर्फ 4 राज्य जो है 60% से अधिक का निर्यात कर रहे हैं। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का देश होने के बावजूद होने वाले वस्तुओं के निर्यात में 1% से भी कम योगदान है। शून्य योगदान वाले राज्य कौन कौन है अगर बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार और लद्दाख, जम्मू लक्षद्वीप। निर्यात भाग हिस्सेदारी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हरियाणा 3.9, पंजाब 1.6%, मध्य प्रदेश 1.86, दिल्ली 1.96, छत्तीसगढ़ 0.86 और बिहार 0.55%, झारखंड 0.58%, हिमाचल प्रदेश 0.51%, उत्तराखंड 0.46%, जम्मू कश्मीर 0.46%, असम 0.11%। ये सब चीज़ें सिर्फ 4 राज्य ही निर्यात में ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा ये चीज़ें हैं। एक और था हमारा IR का एक जो है हमारा क्या कहते हैं ये इकोनॉमिक्स का न्यूज़ है। ब्रिटेन के साथ FTA पर तेज़ी से बढ़ रही है बातचीत, हमारी बातचीत चल रही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA में तेज़ी से प्रगति हो रही है। दोनों देशों के बीच समझौते का मकसद द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को गति देना है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में उन्होंने जो है सम्मेलन में कहा है, वहाँ व्यापार उद्यमी जो सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने कहा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ रिकॉर्ड समय में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अब ब्रिटेन के साथ इस बारे में बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये भी हमारे प्लस पॉइंट है FTA के बारे में जो बात चल रही है भारत और यूरोप के बीच। एक और है यहाँ पे थोड़ा सा PT के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 जो कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हो कुश्ती, चूँकि वो वहाँ से कुश्ती उसको हटा दिया गया, कुछ 2026 का जो विक्टोरिया कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को हटा दिया गया, तो इस चीज़ को उसको मेंशन करने की बात चल रही है। तो ये था हमारा PT का कि उसमें कुश्ती शामिल नहीं होगा, उन्हें कहा जा रहा है। चलिए, तो यहाँ तक जो हमारा है तो आज का जो जितना टॉपिक था उसको मैंने कर लिया। PT का चाहिए हो या मेंस का चाहिए, मेंस के स्तर पे हो, दोनों को अलग अलग मैंने बताया कि कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ही हमने चर्चा किया है। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और जितना शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिर हम जो कहते ये कहेंगे कि जो है सो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी मैं फिर से आता हूँ एक नए टॉपिक की ओर, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं आपको न्यूज़पेपर में, मैसेज में।